ओके तो वेलकम टू एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को ये स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज जो मॉक टेस्ट की मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज है ये मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आए हुए ही लिए हैं और वो तो आपको इस क्वेश्चन को देखते से ही पता चल जाएगा। आप खुद कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। ये मॉक टेस्ट सीरीज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं कहाँ पर, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे। ये आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, आप वहां से ये इंस्टॉल कर लीजिएगा और फ्री टेस्ट में जाइएगा। उसका मैं एक स्पेसिफिक पूरा जो है वीडियो अलग से बना दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री टेस्ट में जाइएगा, कम से कम अभी 38 टेस्ट हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एक टेस्ट में अराउंड अराउंड 25 से लेकर के 27 तक, 25 से लेकर के 27 क्वेश्चन तक हैं। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा वॉल्यूम क्वेश्चंस का आपको मिलने वाला है। और मैं इसे यही नहीं रोक रहा हूँ, कम से कम 60 टेस्ट जो है मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो बिना किसी देरी के इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, पहले टेस्ट देना है, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन देखना है। चलो बिना किसी देरी के अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी आरआरबी एग्जाम में, शिफ्ट नंबर 1/7/1/2021। सारे वेल्युएबल क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूं। अब ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन को करना कैसे है। आपको कोई संख्या तो दी नहीं गई है, तो आपको वो संख्या माननी पड़ेगी। कैसे? क्वेश्चन के दी गई जानकारी के अनुसार। जब संख्या n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। आप वो सबसे छोटी संख्या सोचने की कोशिश करो जिसे आप 5 से भाग दो तो 2 बच जाए। तो आप यहाँ पर संख्या ले लीजिए 7, और जब आप 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग यानी शेषफल बचेगा वो 2 बचेगा। इस प्रकार से आपने n का वैल्यू जो है वो 7 मान लिया। अब यहाँ पर मैंने ये सबसे छोटा उदाहरण ही लिया है, सबसे छोटा। आप चाहो तो 14 भी ले सकते हो, या मतलब 12 भी ले सकते थे, क्योंकि 5 से 10 डिवाइड होता है 10 कंप्लीट, और उसके बाद में 2 रिमेनिंग बचता है। तो मैंने सबसे छोटी संख्या ली है। इसके बाद में अब आप n स्क्वायर कर दीजिए। n स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 7 49। अब इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, जो कि कंडीशन दी गई है। तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो आप 7 को जब स्क्वायर करेंगे तो 49/5 बचेगा। और इस प्रकार से 49/5 क्या होता है, नापा 45। इस प्रकार से 45 तो पूरा कट जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका मतलब सही आंसर क्या है, ऑप्शन यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक तरीके से समझा दिया है कि कैसे ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। आपसे पूछा गया छोटी। अब ध्यान दीजिए, बेसिक तरीके से यदि आप करोगे तो लंबा जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में करके बताता हूं। ध्यान देना है, यहाँ पर ये 9/11 आप देखिए, 9/11 को यदि हम करने की कोशिश करें सॉल्व, तो यदि मैं इसको 90 मानता हूँ, 9 को 90 मानता हूँ, तो 11 से 90 कितनी बार कैंसिल होगा, तो आप कहेंगे 8 टाइम्स, यानी कि 11 8 88। तो यहाँ पर बस इतना ही करना है आपको। इसके बाद में 8/13 को आप देखिए, तो 8/13 को यदि आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपको 8 को 80 मानना है। मैं वही कर रहा हूं जो बचपन में करते थे डेसिमल के साथ, लेकिन यहाँ पर हमको तुलना करनी है, इसलिए डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। 8 को 80 मानिए, फिर 13 6 78 होता है, ये आपको पहाड़े से पता है। इसके बाद में आप 10/14 लीजिए, तो 10/14 को आप लेंगे तो ऊपर वाली संख्या को 100 मानेंगे। 14 से आप करेंगे तो 14 सत्ते क्या हो जाता है, 98 हो जाता है, ये आप जानते हैं। और इसके बाद में आप 11/12 ले लीजिए, तो 11/12 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको 11/12 में क्या मिलता है, तो 11 को 110 मानेंगे, तो 12 अट्ठे 100, 12 अट्ठे 96, 12 नामे 108। तो 12 नामे 108 पे ये जा रही है। अब आपसे पूछा गया सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा संख्या कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 8/13। तो यहाँ पर ये सही आंसर आ जाएगा 8/13। यहाँ 6 सबसे छोटी संख्या है, इसीलिए आपको यहाँ पर 8/13 सही आंसर मानना है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1300 करणी के अंदर 1350 का मिश्रित करणी रूप क्या है। यानी कि मिश्रित करणी का मतलब प्राकृत संख्या और करणी के अंदर की संख्या। अब इसको करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं, ध्यान देना है। आपको करणी के अंदर 1300
50 लेना है। अब ध्यान दीजिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ 1350 को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 135 और गुणा में 10, ये लिख सकता हूँ। अब 135 को भी मैं तोड़ रहा हूँ करनी के अंदर, तो 135 को जब मैं तोड़ूंगा तो मैं जानता हूँ कि 15 नम में 135 होता है, और 10 को भी मैं तोड़ रहा हूँ तो ये हो गया 5 गुणा 2। अब ध्यान दीजिए करनी के अंदर मैं फिर से आपको एक नया अप्रोच बता रहा हूँ। अब इस 15 को और तोड़ा जा सकता है, तो आप 15 को तोड़ेंगे 5 गुणा 3 में, इसके बाद में इस 9 को भी और तोड़ा जा सकता है, तो 3 गुणा 3 में, इसके बाद में यहाँ पर 5 गुणा 10 तो और नहीं टूटेगा। मतलब आपने 1350 को पहाड़े के आधार पे इस तरीके से तोड़ लिया। अब आप करनी के अंदर जानते हैं कि जब भी दो संख्याएं गुणनफल में होती है तो वो बाहर 1 निकलती है, यानी कि अंदर 2 बाहर 1। इसके बाद में यहाँ पर ये 3 भी 2 बार आ रहा है तो ये भी बाहर 1 बार आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 3 और 2 1 बार रह गए हैं तो उसको अंदर हम गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 5 तिया 15, 15 करनी 6 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। और 15 करनी 6 आपको कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पर 15 करनी 6 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करवाना, आंसर कैसे आएगा आप बस इतना ही समझिए। और सारे क्वेश्चन क्या हैं? एग्जाम ओरिएंटेड है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में 21 तारीख जनवरी के महीने में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है कि यदि 19 गुणा 19 361 होता है, यानी कि कायदे से 19 का वर्ग 361 होता है, तो 190 गुणा 0.0019 का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन बिल्कुल बड़ा नहीं है। आपको क्या करना है, ये 190 लिख दिया, ये 0.0019 अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, ये 19 और ये 19, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 361 बनेगा, 19 गुणा 19। अब आपको यहाँ पर दशमलव की बात ध्यान देनी है। देखो यहाँ पर ये एक जीरो है और ये दशमलव, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक जीरो से इस दशमलव को एक तरफ पीछे शिफ्ट कर देता हूँ। तो दशमलव अब कितने अंक पहले रह गया है? 3 अंक पहले, 1 2 और 3। तो आपको क्या करना है, 1 2 और 3 अंक के पहले दशमलव लगा के 0 लगा देना है। मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 0.361। सही आंसर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 0.361। ठीक है, कैसे किया समझ में आ गया होगा। बेसिक सवाल था, बस नजरिए पर आपको जो है इस पे ध्यान देना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं x और y, जहां पर x y से बड़ा है, का लघुत्तम समापवर्त यानी LCM 119 है, तो 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है, इसमें करना क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है किस चीज की। आप कहेंगे सर हमें तो वैल्यू चाहिए 3y माइनस x की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको x और y के वैल्यू नहीं पता, इसीलिए उसने एक आपको तर्क दिया है। क्या दिया है तर्क? कि जो दो संख्याएं x और y हैं उनका LCM कितना है, 119। 119 एक विशेष संख्या है जो कि सिर्फ और सिर्फ 17 को 7 से गुणा करने पर ही बनती है, क्योंकि 17 सत्ते 119 होता है। 17 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से इन दोनों को गुणा करने पर ही आपको LCM 119 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसने इनडायरेक्टली LCM दे करके आपको x और y के मान दे दिए। कैसे? यहाँ पर उसने प्रश्न में कहा है कि x जो है वो बड़ा है किससे, y से। इसका मतलब आपको 17 x का मान ले लेना है और 7 जो है y का मान ले लेना है। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि आपको x और y के मान आ गए हैं। तो आप इसमें करोगे गुणा 3 गुणा 7 माइनस में यहाँ पर 17, 7 तिया 21 माइनस में 17, 21 में से 17 गई तो 4 बच गई, तो इसका सही आंसर 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन दिलचस्प लग रहे हैं तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन भी दबा देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है ना। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आज जनसंख्या कितनी है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि सर आज 20,000 जनसंख्या है, इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे सर इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। तो ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, 20,000
यदि 100% जनसंख्या है तो इसमें वृद्धि 10% की हो रही है, मतलब कि ये जनसंख्या 110% हो जाएगी 1 साल बाद, क्योंकि 100% 20,000 तो रहेगी, लेकिन 10% वृद्धि हो रही है, इसलिए ये 110 हो जाएगी 20,000 का। सिंपल सी बात है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 11 को 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 और 3 जीरो लगा दीजिए पीछे, आपको 22,000 ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, दिख गया, 22,000 इसका सही आंसर है। इस प्रकार से जनसंख्या के प्रश्नों को आप वृद्धि के लिए प्लस का इस्तेमाल करिए 100 में, और कमी के लिए माइनस। यदि यहाँ पर ये 10% कमी कहता तो मैं 90% रख देता। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4,000 में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपए खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5,000 रुपए में बेच देता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, एक बेसिक चीज आप जानते ही हैं शुरू से कि प्रतिशत लाभ यानी लाभ प्रतिशत होता है क्या, लाभ बटा में क्रय मूल्य, यानी जितने पे आपने खरीदी गुणा में 100। ये है लाभ प्रतिशत का कॉन्सेप्ट, ये हम सब जानते हैं। अब आपको ये पता करना है कि लाभ कितना है और क्रय मूल्य कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कि लाभ प्रतिशत कितना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया कि 4,000 रुपए में उसने खरीदा था और 400 रुपए मरम्मत के करवाए, ये भी उसके जेब से ही जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, इसके बाद मरम्मत, तो टोटल मिलाकर के 4,400 रुपए में ऐसा कहूंगा कि ये उसका टोटल मिला के खर्चा लगा है। अब इस प्रकार से उसने उस साइकिल को 5,000 में बेच दिया। मेरी बात सुनिए, यदि आप 4,400 में कोई चीज खरीद के लाए हैं और 5,000 में उसे बेच देंगे, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना रुपए लाभ होगा। आप मुझे बताएंगे कि सर 600 रुपए लाभ होगा, तो लाभ तो आपको पता चल गया। अब बात आती है क्रय मूल्य, यानी बटे में क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य वो राशि होती है जिस पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब खरीद रहे हैं का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4,400 रुपए में आपने इस वस्तु को खरीदा था, तो आप 4,400 इस तरीके से रखेंगे और गुणा 100 करेंगे। कितना सरल क्वेश्चन था, बिल्कुल सरल था। 2 जीरो से आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 से 3 बार इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 22 बार इसको कैंसिल करेंगे, फिर 2 से आप 11 बार इसको कैंसिल करेंगे, और 2 से इसको 50 बार कैंसिल करेंगे। 50 को 3 से गुणा करेंगे तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 150 आएगा, और बटे में 11 बच रहा है। आप 150 को 11 से डिवाइड करिए, 11 एकम 11 से करेंगे तो 11 एकम 11 बच गया, यहाँ पर 4 मतलब 40, 11 तिया 33, 7 बच गया बटा में 11, तो 13 सही 7 बटा 11 जो है इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये आंसर है 13 सही 7 बटा 11। ठीक है, कोशिश मेरी ये है कि यदि किसी ने बेसिक्स नहीं भी पढ़ के रखे हैं तो मैं उसको आराम से समझा सकूं। फिर भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप बाकायदा पूरे वीडियोस यानी कि कहां से कहां तक, प्रतिशत यानी परसेंटेज से लेकर के, मैं आपको बता दूं परसेंटेज से लेकर के CI SI तक के टोटल मिलाकर के 16 चैप्टर यदि पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बाकायदा प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक चैप्टर की, जिसमें अप्रोक्सीमेटली मैंने 60 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में करवा के रखे हुए हैं। आपके लिए बेस्ट चीज रहेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की बिना किसी देरी के। प्रश्न में आपसे कहा गया, फिर देखिए ये कहां पर आया है, RRB NTPC 1421 शिफ्ट नंबर 1। क्वेश्चन में क्या कहा गया, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। ओके, यदि पहली और दूसरी संख्या को क्रमशः 8 और 6 से घटा दिया जाए तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपसे संख्याएं पूछी गई है। या तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन मैं उससे भी सरल तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ भी मत करिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो अनुपात दिया है वो 3:2 दिया हुआ है। पहली बात तो ये है। उसके बाद में आपको पहली संख्या में से 8 घटाना है और दूसरी संख्या में से 6, तो आप यहाँ पर 8 लिख दीजिए और यहाँ पे 6 लिख दीजिए। इसके बाद में यही जो अनुपात है पहले वाला, ये बदल जाएगा 8:5 में, जो कि प्रश्न में दिया गया है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। अब आपको सबसे पहले नीचे वाले संख्या से इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूं आपको गुणा करना है। तो 5 तिया 15 होता है और 8 दूनी 16 होता है। इस प्रकार से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के गुणनफल को आप घटा दीजिएगा। एक काम हो गया। अब दूसरे काम के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। फिर से आप 5 को नीचे वाले 8 से गुणा करेंगे क्रॉस में, आपको कलर दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। तो 5 8 40 होता है
और 8 को आप इस बार 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 48 होता है। इस बार फिर आप वही काम करेंगे, 48 में से, कलर थोड़ा सा गलत आ गया है, फिर से मैं लिख देता हूं अलग से। यहाँ पर 8 6 48, ये आपने 8 6 48 को गुणा करा, माइनस करेंगे छोटे वाले गुणनफल से, 8 पंजे 40। इस प्रकार से 16 में से 15 गया तो 1 बचता है, और 48 में से 40 गया तो 8 बचता है। आपको 1 का वैल्यू पता चल गया है, और जब 1 का वैल्यू आपको पता चल गया है तो अब आप क्या करिए, आपसे पूछा संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या 3 के अनुपात में थी, तो इस 8 में आप 3 का गुणा कर देंगे तो 8 तिया 24 आ जाएगा, और 1 बराबर 8। और दूसरे वाली संख्या 2 के अनुपात में थी, तो यदि 8 से 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16। इस प्रकार से पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या 16 है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑप्शन दिख गया है कहीं ना कहीं, 24 और 16 बिल्कुल दिख गया है आपको, और 100% आपको समझ में आ भी रहा होगा कि कैसे ये काम हो रहा है। नहीं आपको यदि समझ में आ रहा है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप चैप्टर्स पे जाइए। ये 1 का मतलब क्या कर दिया मैंने, ये सब मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात में अच्छे से समझाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस ये देखो, ये जो क्वेश्चन करवाया है, ये 2 चैप्टर को रिलेट करके करवाया है। पहला है इसमें जो मैं नाम लूंगा पहले का, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, और दूसरा चैप्टर है आयु, एज। तो दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला करके मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है कि रमणी ने 8,000 रुपए की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद 6,000, वनिता 4 महीने के बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 3600 रुपए का लाभ हुआ है, तो इसमें वनिता का हिस्सा कितना होगा। आपसे किसका हिस्सा पूछा गया है, वनिता का हिस्सा पूछा गया है। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें कहा गया कि एक जो है वो रमणी है, तो रमणी के लिए हमने प्रॉफिट ऑफ आर ले लिया और वनिता के लिए प्रॉफिट ऑफ वी ले लिया। अब हम अनुपात निकालेंगे। रमणी ने कितने हजार रुपए लगाए, तो आप कहेंगे 8,000 रुपए। वनिता ने कितने हजार रुपए लगाए, आप कहेंगे 6,000 रुपए। लेकिन दोनों ने समय समान नहीं दिया है। रमणी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम 12 का गुणा करेंगे, क्योंकि वर्ष भर व्यापार चला था। इसके बाद में क्योंकि वनिता 4 महीने के बाद व्यापार में आई थी, इसीलिए पूरे 12 महीने में से 4 महीने वो व्यापार में नहीं थी, तो वो 8 महीने व्यापार में थी। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, है ना। 8 से ये 8 कैंसिल हो जाता है, और ये 6 से ये 12 2 बार, तो ये 2:1 इसका अनुपात आ गया है। अब ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2:1 इनके लाभ का अनुपात आया है। अब आपको ये प्रश्न में कहा गया, देखिए 3600 रुपए का कुल लाभ हुआ है उनको, तो हम कहेंगे तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग। नए स्टूडेंट्स, फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है, रेशियो एंड प्रपोर्शन देखो, मजा आ जाएगा। मैंने कहा कि तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग, मतलब तुमने मुझे 3600 रुपए दोनों का लाभ का योग दिया है। मेरे लिए अनुपात में 2:1, 2 और 1 हो जाता है 3, यानी दोनों अनुपातों को जोड़ देना है। इस प्रकार से 3 एकम 3, 12 तिया 36 होता है। मैंने तेजी से काट दिया, आप अपने हिसाब से काट सकते हो। 1 का वैल्यू कितना आ गया है, 1200। अब आपको किसका हिस्सा चाहिए, प्रश्न में कहा गया वनिता का हिस्सा बताइए। कहाँ है वनिता, ये रही वनिता, और वनिता को 1 के अनुपात में पैसा मिलता है, और 1 का मान हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, जो कि है 1200। तो यहां पर मैंने कह दिया कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1200। तो ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। इस पूरे वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, या 1 भाग में भी मिल सकता है। जैसे भी मिलेगा मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये वीडियो समय पर आपको उपलब्ध करवाया जा सके। ये पूरी सीरीज रहेगी टेस्ट के हिसाब से, किसी में ज़्यादा क्वेश्चन, किसी में कम क्वेश्चन, लेकिन मैं पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन करवाऊंगा। थंबनेल में वो आपको दिख जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय कम रहता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले से ही कर रहा हूं कि मैं आपको ये कैसे दूंगा, आपको देरी ना हो, यानी कि आपको ये टेस्ट पेपर जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसीलिए मैं आपको बकायदा थंबनेल पर पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आप बकायदा मॉक टेस्ट नंबर 1 पार्ट 1, मॉक टेस्ट नंबर 1 पार्ट 2, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये टेस्ट पेपर आपको मिल सकते हैं। तो मेरा कोशिश रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो है ये आपको अवेलेबल करवाया जा सके। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, बहुत देर हो गई है। ओके, तो यहां पर मैंने जो है आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। कहा गया है कि रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन को उतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा। बहुत दिलचस्प क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप भ्रमित इसलिए हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पर 1 घंटे में 36 बक्से पैक करने हैं, उसकी बहन, तो आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान देना, ये चैप्टर जो है ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, काम तो 36 बक्सों को पैक करना ही है। यहाँ पर कहा यह गया है कि रमा उस काम को 1 घंटे में करती है और उसकी बहन जो है, हम सिस्टर ले लेते हैं, वो उस काम को 3 घंटे में करती है, क्योंकि दोनों ही को काम तो 36 बक्सों को पैक करने का दिया गया है। अब ध्यान देना है, प्रश्न पूछा गया दोनों मिलकर के उस एक काम को यानी कि 36 बक्सों को कितने समय में पैक करेगी। बड़ा सिंपल सा है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं। ध्यान देना है, दोनों का एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 3। यानी कि यहाँ पर रमा की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, जब आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और जब आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। यानी कि जो रमा की क्षमता है, कैपेसिटी, ये जो आती है ये कैपेसिटी होती है। ठीक है, आप मेरी इंग्लिश को समझ जाइएगा, भावना समझिएगा, इंग्लिश तो सब समझ में आ ही जाएगी। कैपेसिटी की बात करूंगा तो कैपेसिटी ये हो जाएगी 3 और 1। अब ध्यान दीजिए, दोनों जब अपने अपने क्षमताओं से काम करेंगी तो दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, मतलब दोनों की क्षमताएं हो जाएंगी 4। इसका मतलब टोल मिलाकर के एलसीएम जो आया था वो कितना आया था, 3। एलसीएम को आप दोनों की क्षमता से जब डिवाइड करेंगे तो आपको समय मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी समय जो है वो 45 मिनट, 40 मिनट, 42 मिनट, 38 मिनट के हिसाब से। आप कहेंगे सर मेरा तो आंसर 3/4 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये घंटे में समय दिया गया है, इस वजह से आपको इसको समय को मिनट में बदल देना है। तो 3/4 को आप गुणा किससे कर दोगे, 60 से। आप इसको गुणा करेंगे तो ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा 60, और 15 तिया होता है 45, 45 मिनट जो है इसका सही आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है, 45 मिनट दिख गया। आप खुश हो गए कि बिल्कुल सर अब हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं और बड़े इजीली बन रहे हैं। मुझे भी इस बात की खुशी होगी यदि आप मुझे ये बात कमेंट करके बताएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। कमेंट करने का मतलब ये है कि अभी रोक दिया करो, कमेंट कर दिया करो, भूल जाते हो आप लोग। अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट और लाइक आते हैं तो हिम्मत बढ़ जाती है इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की। आगे बढ़ते हैं। 10 लीटर के घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है तो शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। ठीक है, मूल घोल में नमक का प्रतिशत मात्रा कितनी है। फिर से क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे पढ़ के बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ने का अप्रोच भी समझिएगा। 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर यदि आप 10 लीटर घोल यानी कि मिश्रण में से 2 लीटर निकाल लेंगे तो 8 बचेगा, जिसकी बात आगे कही गई है। यानी कि शेष घोल आपके पास मिश्रण कितना बचा, 8 लीटर। शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस 8 लीटर का आप 6% निकाल लीजिए तो यहां पर आप कहेंगे 8 6 48/100 और 0.48, ये क्या आपके पास आ गया है, 0.48 जो है आपके पास आ चुका है नमक की मात्रा, क्योंकि शेष घोल में 6% नमक है। अब ध्यान दीजिए आपके पास नमक की मात्रा कितनी है, 0.48। आप इसको वजन में कह दीजिए या लीटर में कह दीजिए। इसके बाद में आपसे पूछा गया मूल घोल में, मूल घोल कितना था, 10 लीटर। मूल घोल में नमक का प्रतिशत मात्रा कितना है, तो आप 0.48 को 10 से डिवाइड करके प्रतिशत का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, क्योंकि आपको नमक की तुलना की गई है मिश्रण यानी मूल घोल के साथ। अब आप इसको सब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4.8%। बड़ा सरल सा प्रश्न था, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये सरल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कंफ्यूज हो सकता है कि सर क्या बात है, कैसे करा आपने। फिर से मैं समझा देता हूँ। मैंने पहले तो जो उसने बोला उसको फॉलो किया। पहली लाइन से उसने मुझे ये कहा कि 2 लीटर आप अलग कर लीजिए। मैंने कहा कि ठीक है भाई साहब, 8 लीटर मेरे पास बचता है। इसके बाद में उसने मुझसे कहा कि जो शेष घोल है यानी 8 लीटर, उसका आप 6% निकाल लीजिए। तो मैंने 8 का 6% निकाल लिया, जो कि आया 48/100 यानी 0.48। उसने मुझे ये कहा कि ये नमक की मात्रा है, क्योंकि उसने कहा 6% नमक पाया जाता है। उसके बाद में उसने मूल घोल में, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि वो किसकी बात कर रहा है सर, 8 की बात कर रहा है कि 10 की। तो मूल आपका क्या था, वास्तविक संख्या क्या थी, 10। इस प्रकार से वो
जो 0.48 संख्या है ना, थोड़ा कलर के मामले में मुझे ध्यान रखना पड़ता है, 0.48 है, उसका वो तुलना कर रहा है 10 लीटर के साथ में, तो वो आपको प्रतिशत के कॉन्सेप्ट से, प्रतिशत का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये वैल्यू ऐसे क्यों रखी है। आंसर आ गया है, उम्मीद करता हूं समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बड़े मजेदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप 2 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो ये तो भाई टाइम एंड वर्क यानी कि नल एवं टंकी का बड़ा सरल सा प्रश्न है। देखिए, पहला नल मैंने ए मान लिया, दूसरा नल बी मान लिया। पहले को 6 घंटे लग रहे हैं और दूसरे को 18 घंटे। इस प्रकार से मैं दोनों का एलसीएम ले लूंगा, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 से मैं दोनों की क्षमताएं निकाल लूंगा। क्षमताएं कैसे निकलेगी, 18 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 3 क्षमता किसकी आ गई, ए की। 18 को 18 से डिवाइड करूंगा तो 1 क्षमता किसकी आ गई, बी की। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न में कहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब दोनों को साथ में काम करना है तो उसकी क्षमताएं भी आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब कि 3 और 1 4, कुल मिलाकर के क्षमता। अब आप ध्यान दीजिएगा, एलसीएम को जब आप क्षमता से डिवाइड करते हैं तो आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाता है। तो 4 चौक 16.2 बचा है तो 4 पंजे 20, यानी 4.5 घंटे इसका सही आंसर आएगा। कहाँ दिख रहा है आपको, जहां भी दिखे, चाहे एक ही जगह दिखे, ऐसा मत सोचिएगा कि क्या क्यों कैसे, आंसर आपको दिखाई देना चाहिए। मेरा काम आपको प्रोसेस देना है, क्योंकि ये फॉर्मेट में ही मैं आपको जो है वो टेस्ट अवेलेबल करवा पाता हूँ, इसी वजह से मुझे ये आपको देना भी इसी तरीके से होता है, ताकि मेरा काम सरल हो सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दिलचस्प क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 6305 है, तो उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। अब आप ध्यान दीजिए, मैं प्रश्न को उल्टा समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस तरीके से अप्रोच लगा रहा हूं जैसे कि ये प्रश्न मैंने कभी नहीं किया। जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आता है, आपको ऐसा लगता है ये नया प्रश्न है, आप प्रश्न को उल्टा पकड़िए। आपको क्या निकालना है, अंत में साधारण ब्याज। आप जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज निकलता है PRT/100 से, बेसिक फॉर्मूला। यदि आपको साधारण ब्याज चाहिए तो आपको मूलधन चाहिए, दर चाहिए, समय चाहिए। देखिए, प्रश्न में उसने दर और समय आपको दिया हुआ है 5% और 3 वर्ष, लेकिन आपको मूलधन नहीं दिया, इसलिए आप साधारण ब्याज नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए आपको उसने पीछे मदद करी है। उसने आपको क्या दिया हुआ है, CI दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6305 रुपए। देखो, उसने कहा है ना 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैं इसे रेशो मेथड से कर रहा हूं। रेशो मेथड क्या होती है, ध्यान दीजिए, 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, ये आप समझते ही हैं। 1/20 का मतलब क्या हो गया कि ये मूलधन हो गया आपका नीचे वाला, और ये जो ऊपर है ये 1 साल का आपका ब्याज हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये कहेंगे कि आप 20 रुपए जब लगाते हैं तो ये 21 रुपए में बदल जाता है 1 साल में। अब प्रश्न कितने साल का है, आप कहेंगे सर प्रश्न ये 3 साल का है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि आप इन दोनों का घन लगा दीजिएगा, क्योंकि 1 साल का आपको 20 का 21 मिल रहा है, दूसरे साल भी 20-21 मिलेगा, तीसरे साल भी, इसीलिए मैंने कहा कि घात 3 कर दीजिए। 20, ये जो 20 की घात 3 होता है 8000 होता है, और 21 की घात 3 जो होता है 9261 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे क्या फायदा मिलेगा या इससे क्या होगा, इन दोनों का अंतर निकालिए जो कि 1261 होगा। ठीक है सर, इससे क्या फायदा होगा। अब हम वो चैप्टर की बात करेंगे जो मैंने आपको अनुपात समानुपात के नाम पे पढ़ाया था। तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग, तेरे वाला अंतर बराबर मेरे वाला अंतर, तेरे वाला हिस्सा बराबर मेरे वाला हिस्सा। यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। तेरे वाला ब्याज बराबर मेरे वाला ब्याज। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, 1261 मेरे वाला ब्याज है और 6305 तेरे वाला ब्याज है। यहाँ से मैं एक का मान निकालूंगा, और कितने सरलता से देखो कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आप देखोगे तो पीछे 1 लिखा है और 5 लिखा हुआ है, ध्यान देना। उसके आगे 6 लिखा है और यहां 30 लिखा है। और ध्यान देना कि यदि आप इतनी बात को पकड़ लोगे तो आप ये समझोगे कि यहां पर ये जो 5 गुना राशि है, यानी 1261 का 5 गुना 6305 होगा। कैसे, मैंने आपको अंक से पकड़ना सिखाया
कैसे, देखो फिर से समझो, पीछे का एक 5, एक का 5 गुना 5 होता है, 6 का 5 गुना 30 होता है, तो इस प्रकार से 61 का 5 गुना 305 हो जाएगा। इसका मतलब आप 1200 से काटोगे तो ये एक बार और ये 5 बार कटेगा। आप कहेंगे सर ये हवा हवाई बातें हमें कैसे समझ में आएगी? प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। नंबरों के साथ खेलते रहिए, आपको अपने आप ही गणित समझने लग जाएंगे। 1 बराबर 5 आ गया है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मूलधन। अब आप कहेंगे क्यों मूलधन क्यों चाहिए? क्योंकि हमको तो क्या चाहिए? ब्याज चाहिए ना, तो मूलधन निकाल लेंगे। तो मूलधन कैसे आएगा? ध्यान दीजिए, आप सिर्फ इसमें 8000 का गुणा कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे वाला मूलधन कितना था? 8000। तो 5 8 40, यानी 40,000 मेरे पास में क्या आ चुका है? मूलधन। अब आप कुछ भी मत करिए, 40,000 का क्या निकाल लीजिए? 5 और 3, यानी कि ये 5% को आप 3 से गुणा करिए तो 15% इफेक्टिव रेट आ गया है। तो आप इसको 15% से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक वैसे तो कोई नया स्टूडेंट यहाँ तक टिका नहीं होगा क्योंकि उसको पहले ही चीजें समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी यदि कोई टिका हुआ है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा बेसिक चैप्टर देख के आओ। मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 15 चौक होता है 60 और 6000 इसका आंसर आ जाएगा। 15 चौक 60, इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा 6000। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि मैंने ये काम कैसे किया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट को मिला करके। ठीक है, मैं क्वेश्चन को तेजी से इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी चीज को बड़ा करके देना मेरा काम और उसको छोटा करना आपका काम। ठीक है, यदि मैं ही आपको छोटा करके दे दूंगा तो फिर आप क्या कर पाओगे? ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। पूरा का पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है। यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है तो ही आप ये क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज्यादा है। बाकी तिकड़म कोई भी आप लगाओगे तो वो तो अलग अलग बात है, मैं कैलकुलेशन से सॉल्व करके बताता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पर प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं कि कोई धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 6%, 12% और 18% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि 3 वर्ष के बाद यानी 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 20,000 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिश्रधन दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिश्रधन आपको कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपए। मैंने आपको एक सक्सेसिव मेथड पढ़ाई है चैप्टर्स में, जिसमें मैंने कहा है कि मूलधन को आप आगे बढ़ाते चले जाओ प्रतिशत के आधार पे तो आपको मिश्रधन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने माना कि मूलधन P है और पहले साल आपको 6% दर मिल रही है, मतलब P का 106% है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा गलत तरीके से लिख चुका हूं, इसलिए मेरे को थोड़ी जगह चाहिए रहेगी, इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूं। गलती कुछ भी नहीं हुई जगह के हिसाब से। 20,000 रुपए आपका मिश्रधन है और ये जो मिश्रधन होगा 20,000 रुपए, ये बराबर होगा मूलधन गुणा पहले साल 6%, इसलिए आपने 106 कर दिया। दूसरे साल 12% ज्यादा मिला है, मतलब मूलधन का 112%, और तीसरे साल आपको 18% ज्यादा मिला, इसका मतलब 118%। अब इसको आप कैलकुलेशन के हिसाब से करिए। मैं कैलकुलेशन करते वक्त पूरा ध्यान कैलकुलेशन पे करूंगा, क्योंकि समझाऊंगा और कैलकुलेशन करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आप सिर्फ देखते जाना। मैंने इसको 2 से काटा तो ये 53 बार कटेगा, 2 से काटा 50 बार कटेगा, 2 से काटा 56 बार कटेगा, 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 59 टाइम्स और फिर 2 से काटा 50 बार। अब आपको क्या करना है? 50 50 50 गुणा होता है तो क्या होगा? ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये 2000 मैंने 20,000 मैंने लिख दिया। अब ध्यान देना, गुणा 50 यानी 5 5 और 5 को गुणा करोगे तो 125 आएगा और ये 3 जीरो बाद के लगा दोगे 1 2 3, तो ये गुणनफल 20,000 के साथ चला जाएगा क्योंकि ये बटे में था। ऊपर क्या बचा? P गुणा 53 इंटू 56 इंटू 59। पूरा खेल इनका है। देखो क्वेश्चन ने फंसाया है आपको, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, इसलिए गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, वरना कोई ना कोई नंबर किसी से कट जाता। अब आप क्या करेंगे? ध्यान देना, यहाँ पर 125 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 250, गुणा में 1 2 3 4
5 6 7, यहाँ टोटल 7 जीरो हैं तो मैंने 10 की घात 7 कर दिया टाइम बचाने के लिए। अब मेरे को करना है मेन काम, गुणा करना है 53, 56 और 59 को। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, यदि ये मेथड नहीं आती तो कमेंट करके मुझे बता देना। 53 को मैं 56 से सबसे पहले गुणा कर रहा हूँ। 6 दिया 18 हासिल का 1, फिर 5 6 30 और 5 दिया 15, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4 हासिल का 6 पीछे चला गया, 55 25, 25 और 4 29। आप चाहे कैसे भी गुणा करें, मैंने इस तरीके से किया है। मेरे पास में आया 2968। अब इसको मैं किससे गुणा करूंगा, आखिरी वाले नंबर से यानी कि 59 से। इसके आगे 2 जीरो लगा दूंगा और 4 अंकों से गुणा करूंगा। कैसे करूंगा ध्यान देना, ये इतनी जगह पर मैं हासिल का लिखते चलूंगा। 8 नाम 72, 72 की होती है 2, हासिल का आता है 7। ठीक है, इसके बाद मैं 2 कॉलम को गुणा करूंगा, नामी 6 54 और पानू 8 40। इसके बाद मैं इनको सबको जोड़ दूंगा तो 7 और 4 11 की 1, हासिल का आ गया 1, 5 और 5 10, 10 हासिल में चला जाएगा, 1 पीछे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 कॉलम गुणा करूंगा, नामा 81, 5 6 30 और ये जीरो गुणा नहीं होगा तो 1 का 1 आ गया, 8 और 3 11 और 1 12, 12 हासिल में चला गया, 1 इधर आ गया। अब इसके बाद में मैं 4 कॉलम को गुणा करूंगा, ये 2, ये 9 से गुणा होगा, 9 दूनी 18, ये 5 9 से गुणा होगा, 5 नाम 45 और ये जीरो गुणा नहीं होगा तो किसी को आपको ये 0 0 वाली संख्याएं छोड़ देनी है। तो यहाँ पर 8 और 2 10, 10 और 5 15 की 5, हासिल का 1, 2 4 और 2 6 और 1 7, 7 हासिल में चला जाएगा और 5 पीछे आ जाएगा। इसके बाद में 3 कॉलम गुणा होंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 7 17, 17 की 7, हासिल का आ गया 1 और अब दोनों अंक 0 0 है इसलिए पूरा गुणनफल ये आ जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे निकाला, देखो अभी आपके सामने निकाल के बताया है। अब ध्यान देना कि ये जो राशि है मैं इसको लिख के बता दूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1751112 ये गुणनफल आया है इसका। अब आपको करना क्या है, मैं थोड़ी जगह बना देता हूं ताकि आपको समझा सकूं आसानी से। और अभी खेल खत्म होने वाला है इस क्वेश्चन का। 250 गुणा में 10 की घात 7 बटा में 1751112 बराबर में p। मेरे को पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैं क्या कर रहा हूं उसको ध्यान देना। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इस पूरी संख्या का ये 17 लेना है और ऊपर वाली संख्या का ये 25 लेना है। आपको आंसर अप्रोक्सीमेशन में मैं करके बताऊंगा। अप्रोक्सीमेशन में कैसे, ध्यान दो। यहां पर आपको ये 17 का पहाड़ा ऐसे लेना है कि आप 25 को डिवाइड कर सको। तो 25 को कैसे डिवाइड करोगे, 17 एकम 17। क्या कर रहा हूं ध्यान देना, 17 एकम 17। अब यदि आप 25 में से 17 को घटाते हो तो आपके पास कितना बच रहा है, यहां पर ध्यान दे देना। 5 इधर का ये 25 है ना, 5 और इधर का कितना बन जाएगा 3, तो 5 और 3 8। तो अप्रोक्सीमेटली आपके मतलब 8 बच रहा है। अब 8 यदि बच गया तो आप क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। 17 का अब इसको आप 8 ना मान करके 80 मान लेना, क्योंकि आपको 17 से इसको काटना है। तो 17 से 8 कटता नहीं है, इसलिए आप बचे हुए को 80 मान लेना। तो अब 17 का पहाड़ा आप कितनी बार लोगे कि आप 80 के पीछे पीछे या 80 पर हो जाओगे। तो आप कहोगे सर 17 चौक 68 होता है। बस यही आपको करना था। 17 चौक 68 होता है, 17 पंजे 85, 17 चौक 68 यानी 68। बस आपको आंसर मिल गया। मतलब कि मूलधन कोई ऐसी संख्या होगी जो 14,000 से चालू होगी, 14,000 से। ध्यान देना, कोई ऑप्शन में कोई आंसर है जो 14,000 से चालू हो रहा है। क्या आप सोचते हो कि आंसर मिल चुका है? अरे 100% आंसर मिल चुका है। 14,276 इसका एग्जैक्ट आंसर है। करके देख लोगे यदि कैलकुलेटर से भी तो यही आंसर आपको एग्जैक्टली डेसिमल में 58 पर मिलेगा। मैंने आपको इतने बड़े कैलकुलेशन को करने का छोटा सा एक तरीका बताया है, तो कंफ्यूज ना हो। आप लोग बड़े से बड़े कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में पड़ोगे, परेशान हो जाओगे। अपने बेसिक मैथमेटिक्स पर बिलीव करो। यस, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल के तौर पे मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि आपको तो अवेलेबल हो जाए जल्दी से जल्दी, मैं यही चाहूंगा। और मेरे पास जैसे मैंने कहा कि समय की थोड़ा सा अभाव होता है, इस वजह से मैं ये क्वेश्चंस को आपको धीरे धीरे ही दे पाऊंगा। और हो सका तो मैं पूरा वीडियो एक मर्ज करके बना भी दूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। कैसा लगा ये सेशन, अच्छा लगा तो कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।